हरिओम। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रामजी यादव, आदित्य प्रकाश जलान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज रांची से आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा और विश्वास है कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की इस महामारी के दौर में और इस कोरोना का संघर्ष करते हुए आप लोग अच्छे ही होंगे। इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों का सादर अभिवादन करते हैं कि मैं दिन प्रतिदिन वीडियो आप लोगों के समक्ष भेज भी रहे हैं, ऑनलाइन क्लास भी ले रहे हैं और आप लोगों के अंदर जो परेशानियां हैं उस समस्याओं को दूर करने का प्रयास भी किया जा रहा है। मैं आज आप लोगों के बीच और पिछली वीडियो में मैंने बुद्धि क्या है, कोर्स 1 के अंतर्गत बाल्यावस्था एवं उसका विकास, कोर्स 1 यूनिट 4 लेकर बुद्धि क्या है को लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। जैसा कि मैंने बुद्धि भी बता चुके हैं, बुद्धि के प्रकार भी बता चुके हैं, बुद्धि की विशेषताएं भी बता चुके हैं और मैंने आप लोगों को आज बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, बुद्धि को प्रभावित करने में कौन कौन से कारकों का योगदान होता है, उसको लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। बुद्धि के कारक, जहाँ तक मैंने अगर बुद्धि के कारक की बात करते हैं तो पहले बुद्धि वास्तव में अमूर्त चिंतन है। मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को अमूर्त चिंतन माना है और उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि उसके आधार पर बुद्धि के कुछ कारक भी हैं जिससे व्यक्ति की बुद्धि और बुद्धि लब्धि प्रभावित होती है। तो कारकों में मैंने अगर पहले कि बुद्धि लब्धि और आयु, मतलब बुद्धि का आयु से क्या संबंध है, क्या बुद्धि का आयु से संबंध है? मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध करके बताया है कि बुद्धि से आयु का संबंध है। जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती जाती है वैसे उसके बुद्धि लब्धि में भी विकास होता जाता है। अगर मैंने क्या आयु और संवेगात्मक बुद्धि जो है, इमोशनल बुद्धि, आयु और संवेगात्मक बुद्धि और विकास के साथ साथ हमारी IQ का भी विकास होता है, मतलब बुद्धि का भी विकास होता है।
जैसे जैसे मेरी आयु बढ़ती है वैसे वैसे मेरा संवेगात्मक विकास बढ़ता है और उसी आधार पर विकास के साथ साथ बालक की बुद्धि लब्धि भी बढ़ती है। जहां तक अध्ययनों के आधार पर यह सिद्ध भी हुआ है, सिद्ध भी किया जा सकता है कि मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययनों के आधार पर सिद्ध करके कहा है कि अगर 14 वर्ष की आयु तक मापित आईक्यू में आयु के साथ साथ विकास होता है। कितनी अच्छी बात है कि मापी आईक्यू मतलब बुद्धि लब्धि में 14 साल की आयु के साथ साथ बालक की आईक्यू का भी विकास होता है। इसके बाद यह विकास कम होने लगता है। मनोवैज्ञानिकों ने कहा अध्ययन करके कि इसके बाद यह विकास कम होने लगता है। लेकिन मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने 1948 में एक अध्ययन किया। मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने 1948 में एक अध्ययन किया और उस अध्ययनों में के आधार पर यह स्थिर किया कि वास्तव में जो लोग स्कूल कॉलेज जाना जारी रखते हैं, कितनी अच्छी बातें कहा थॉर्नडाइक ने कि इस अवस्था में या जो लोग स्कूल कॉलेज जाना जारी रखते हैं उनकी बुद्धि लब्धि आईक्यू 21 वर्ष तक बढ़ती रहती है। आप विद्यालय कॉलेज स्कूल न जाएं तो आपका आईक्यू लेवल कम होता चला जाएगा। तो थॉर्नडाइक ने इससे अध्ययन करके बताया कि आप स्कूल और कॉलेज रेगुलर जा रहे हैं तो आपका आईक्यू लेवल 21 वर्ष की आयु तक बढ़ता रहता है। और जब इसमें ये बातें मैंने अध्ययन करने की बात रखी गई कि आयु और जैसे आयु और बुद्धि लब्धि के संबंध में ये दो विधियों पर आधारित है और अध्ययन करके यह परिमाण एक दूसरों के विरोधी हैं। और जैसे बैचलर महोदय ने 1958 में एक अध्ययन किया था कि इन अध्ययनों से ये पता भी चला कि परीक्षण द्वारा मापी जाने वाली जो आईक्यू लेवल है, आईक्यू है, वह 16 वर्ष तक तो बढ़ती ही है। उसने कहा बैचलर ने कि 16 वर्ष तक तो बढ़ती है, परंतु 16 वर्ष की बाद भी आईक्यू लेवल जैसे 75 वर्ष तक वह घटती है। 16 वर्ष तक तो बढ़ेगी, इसके बाद जब 75 वर्ष की हो जाएगी तो वह आईक्यू लेवल उसका घटता है। जब हमने विभिन्न मानसिक युक्ताओं की बातें करते हैं तो घटना भिन्न भिन्न गति से होती है। उदाहरण के लिए जैसे सूचना धारण करना और शाब्दिक योग्यता की बातें जब आती हैं तो आंकिक संकेतों से संबंधित होता है। व्यक्ति यह स्पष्ट करता है कि जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसकी बुद्धि लब्धि भी बढ़ती है, आईक्यू लेवल भी बढ़ता है। थॉर्नडाइक ने स्पष्ट कहा आप विद्यालय मत जाइए, नियमित न जाने के कारण आपका आईक्यू लेवल कम होता चला जाएगा। इसके मतलब कि अभ्यास ज्ञान रेगुलर अपने जीवन काल में उतारने की कला है। किसी चीज को हम जैसे हम ही क्लास ले रहे हैं, अगर हम पढ़ के ना आए, क्या एक अच्छा
टीचिंग हो सकती है, वही चीज़ तो है। अपने जीवन में जो काल रेगुलर करेंगे वो अभ्यास हो जाता है और आपके मन मस्तिष्क में वह घर कर जाता है। तो इसीलिए जैसे जैसे बालक की बुद्धि आयु बढ़ती हो ऐसे वैसे उसकी बुद्धि का विकास भी होता है। आयु और बुद्धि से एक संबंध है। अगला कारक, इसी क्रम में अगला कारक हो सकता है कि सृजनात्मकता और बुद्धि। सृजन करना, सृजनात्मकता क्या है? एक बालक सृजन करना, एक अध्ययन में अगर बातें करें बुद्धि लब्धि की, तो एक अध्ययन जैसे कि सृजनात्मकता और बुद्धि की बातें जब कही गई है, वह बातें 1962 यह देखा गया कि बच्चा या तो सृजनात्मकता में बहुत उच्च होते हैं या बुद्धि में, दोनों बातें रखी गई कि बालक किसी कार्य को सृजन करने में उच्च हो तो सकते हैं या बुद्धि में उच्च हो सकते हैं। और 1962 ईस्वी में जब ये चीज़ रखा है कि बच्चा सिर्फ एक में हो सकता है, बच्चे दोनों में साथ साथ उच्च नहीं हो सकते हैं, कि मतलब सृजन करने में भी उच्च बुद्धि लब्धि हो और उसका बुद्धि भी उच्च लब्धि हो, नहीं। इसलिए 1962 ईस्वी में अध्ययन करके बताया गया कि बच्चे एक में, चाहे सृजनात्मकता में अगर आगे हैं, बुद्धि लब्धि उसकी तेज है, तो बुद्धि उसकी तेज नहीं हो सकती। मतलब कहने का तात्पर्य है कि दोनों एक साथ नहीं हो सकते, कि उच्च सृजन वाले बच्चे और बुद्धि लब्धि उसकी दोनों समान नहीं हो सकते। अगर उच्च सृजनता वाले समूह में अधिकतम IQ लेवल 127 थी, अगर हम मान रहे हैं कि उच्च सृजनता वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी हो सकती है, 127, जबकि अगर उच्च बुद्धि वाले समूह में अधिकतम, मैं उच्च बुद्धि वाले समूह की अधिकतम की बातें करते हैं IQ लेवल, तो उसको 150 तक जिसकी IQ लेवल है उच्च बुद्धि की श्रेणी के बालक होते हैं। 127 तक सृजनशील बच्चे। लेकिन अध्ययन में यह देखा गया कि दोनों ही जो समूह हैं शैक्षिक लब्धि में समान थे, शिक्षा के क्षेत्र में उसकी दोनों की IQ लेवल समान था। इन दोनों समूह में, सृजनात्मकता और बुद्धि, इन दोनों समूह में प्रेरणा, मोटिवेशन, प्रेरणा क्या है, मूल्य क्या है, व्यक्तित्व क्या है, पारिवारिक उसकी पृष्ठभूमि क्या है, संबंधी अंतर थे। एक उच्च सृजनशील बालक और एक उच्च बुद्धि लब्धि वाले बालक के प्रेरणा में अंतर था, प्रेरणा मोटिवेशन में भी, और मूल्य, हर व्यक्ति का अपना अपना मूल्य होता है, और व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। व्यक्तित्व क्या है? क्या व्यक्तित्व समायोजन है? क्या व्यक्तित्व लचीला है? व्यक्ति एक समायोजन है, व्यक्तित्व एक लचीला है, व्यक्तित्व एक वातावरण है। तो मैंने जब उच्च बुद्धि लब्धि की बातें करते हैं, सृजनशील बालक की बातें करते हैं, तो वो 27 थे। उच्च बुद्धि लब्धि बालक, उन्होंने कहा कि 150 IQ लेवल का बच्चा है, तो उसका जो व्यक्तित्व भी होगा वह उच्च कोटि का ही होगा।
और उसी आधार पर उन्होंने उच्च कोट की बातें करते हुए कि दोनों में के संबंधी अंतर थे। उच्च स्तर के जो बालक हैं, उच्च स्तर का जिसका IQ लेवल है, इन दोनों के संबंध में काफी अंतर देखने को मिला। इन मनोवैज्ञानिकों ने क्रिएटिविटी की बातें अगर करते हैं, IQ लेवल की बातें जब करते हैं, तो बहुत ही निम्न सहसंबंध प्राप्त हुए हैं, प्राप्त होता भी है। इसी प्रकार से अगर इसी प्रकार के अगर परिणाम टोरनसन ने 1962 और 1964 को भी प्राप्त हुए थे। टोरनसन ने कहा कि ये संबंध और इसी प्रकार के जो परिणाम थे और मुझे भी प्राप्त हुए थे। तो एक सृजनशील बालक और उसकी बुद्धिलब्धि से क्या संबंध होता है, ये भी आप लोगों के सामने क्लियर हुआ, समझ भी रहे होंगे। इसी क्रम में अगर बुद्धि की कारक की बात करते हैं तो वास्तव में बुद्धिलब्धि और प्रजाति से क्या संबंध है? बुद्धि और प्रजाति से क्या संबंध हो सकता है? मनोवैज्ञानिक जेनसेन ने 1969 में बुद्धिलब्धि और प्रजाति की बातें जब आती है, बुद्धि की जब बातें आती है, जेनसेन ने 1969 ईस्वी में ने विश्वास व्यक्त किया कि IQ मतलब बुद्धिलब्धि में 80% योगदान 80% तक योगदान वंशानुक्रम का होता है, स्पष्ट कहा। तथा IQ बुद्धिलब्धि में 80% तक परिवर्तन जो होता है वह वंशानुक्रम के कारण ही होता है। कितनी अच्छी बातें बताया। बुद्धिलब्धि में 80% वंशानुक्रम का ही गुण होता है, अब परिवर्तन भी उसी से 80% होता है। जब मैंने एक उदाहरण देकर प्रस्तुत कर रहे हैं इस चीज को कि वास्तव में कैसे होता है, जैसे काले अमेरिकन लोगों की अगर बातें करते हैं, काले अमेरिकन लोगों की श्वेत अमेरिकन लोगों में से 15 पॉइंट जो बुद्धि कम होती है। प्रजाति की बात आती है तो अमेरिकन की श्वेत काले प्रजाति और उसके श्वेत प्रजाति से 15 पॉइंट तक उसकी बुद्धिलब्धि कम होती है, IQ लेवल कम होता है। यह वंशानुक्रम का प्रमाण है, वंशानुक्रम के द्वारा ही होता है, इसको अलग नहीं किया जा सकता। जेनसन ने भौतिक योग्यता के जो 2 स्तर बताए थे कि वास्तव में बुद्धि और प्रजाति में जो बौद्धिक स्तर के 2 स्तर थे, उन्होंने रखा सहचारात्मक अधिगम। ये क्या है सहचर्यात्मक अधिगम? बुद्धिलब्धि और प्रजाति में सहचर्यात्मक अधिगम क्या है? जो उन्होंने 2 बौद्धिक योग्यता के स्तर बताया, सहचर्यात्मक अधिगम। उन्होंने कहा कि इस स्तर पर जो श्वेत प्रजाति है तथा काले अमेरिकन की प्रजाति का कोई विशेष अंतर नहीं होता है, कोई विशेष अंतर नहीं है। उसने कहा सहचारता में कोई विशेष अंतर नहीं होता। और उसी तरह उन्होंने द्वितीय स्तर जो अमूर्त चिंतन की बातें कहा, इस स्तर पर श्वेत तथा काले अमेरिकन में स्पष्ट प्रजाति अंतर दिखाई देता है। अमूर्त चिंतन में उसके अंतर दिखाई देता है, लेकिन सहचारता अधिगम में नहीं। उसे किसी कार्य को सीखने में उसके अधिगम में ना मात्र अंतर होता है, तो उसको अंतर नहीं कर सकते।
लेकिन चिंतन, अमूर्त चिंतन जो है उसमें अंतर दिखाई देते हैं काले और श्वेत के अंदर। तो उसने कहा कि प्रजाति में भी ये चीजें आती हैं। उसने यह विचार व्यक्त किया कि इस काले अमेरिकन को केवल अगर कुछ विशिष्ट कौशलों की बातें हम रखते हैं, विशिष्ट कौशलों को सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, परंतु जेनसेन ने वातावरण को जितना महत्व दिया, जेनसेन ने वातावरण को भी महत्व दिया, और उसने वातावरण को अलग नहीं रखा। वातावरण का महत्व इससे कहीं बहुत अधिक होता है। बालक की बुद्धि पर वातावरण का इससे कहीं अधिक होता है। एक वातावरण का उदाहरण देखिए, आपको क्लियर कर दूंगा कि वास्तव में वंशानुक्रम सबसे महत्वशाली है या वातावरण। माँ के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है सिर्फ, अब पलता किसके अंतर्गत? वह वातावरण के अंतर्गत पलता है। इमरान नाम का बालक जन्म के, माँ के गर्भ से जन्म के बाद उसे भेड़िया ने उठाकर ले गया। अब वह अपने पास 12 साल या 14 साल की एज तक रखा। तो उसमें जो बुद्धि का जितना विकास हुआ, वह विकास भेड़ियों जैसा दिखा। 4 पैरों पर चलना, भेड़ियों जैसी आवाज निकालना। तो जेनसेन ने अपनी बातों को कहा कि मैं वंशानुक्रम को ऐसा नहीं कि मैं महत्व नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैंने वातावरण को भी सबसे अधिक महत्व दूंगा, कि वातावरण के द्वारा भी बालक का बुद्धि का विकास या प्रभाव उसका पड़ता है। एक उदाहरण और प्रस्तुत कर रहे हैं। अब जानते हो, एक अध्ययन में हंट महोदय, हंट का नाम सुने होंगे। हंट ने 1969 में अनेक अध्ययनों के उदाहरण देकर स्पष्ट किया कि बुद्धिलब्धि पर आर्थिक और सामाजिक स्तर का भी अधिक प्रभाव पड़ता है। हंट ने कहा 1969 ईस्वी में कि बुद्धि पर सामाजिक स्तर का और आर्थिक स्तर का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। जब यह बातें केवल कुछ ही वर्षों में स्पष्ट दिखाई देने भी लगता है आर्थिक का प्रभाव। एक अध्ययन 1949 ईस्वी में यह पाया गया कि जेनसेन की जो कूट आलोचना की गई, भारत में इस प्रकार का अध्ययन विशेष रूप से विभिन्न जातियों की वृद्धि में जो अंतर है, उस पर भाटिया ने अपना प्रयोग किया था। भाटिया ने जो प्रयोग किया था, परीक्षण जो किया था 1955 ईस्वी में भाटिया परीक्षण। अब भाटिया ने जो बैटरी द्वारा यह परीक्षण करके निष्कर्ष निकाला कि कितना अच्छा निष्कर्ष निकाला भाटिया बैटरी परीक्षण, कि ईसाइयों और एंग्लो इंडियन, ईसाइयों की बात कहा, एंग्लो इंडियन की बात करें कि बुद्धि इस परीक्षण पर सर्वाधिक आई। भाटिया परीक्षण 1955 में किया। ईसाइयों और एंग्लो इंडियन की जो बुद्धि इस परीक्षण में सर्वाधिक आई। इसके बाद वह कायस्थों की बातें कहा, कायस्थों प्रजाति की बातें कहा, कायस्थों की। फिर उन्होंने अन्य जाति के लोगों की बातें कहा। इसके बाद अन्य जाति के लोगों पर बुद्धि का प्रभाव
प्रजाति का जो प्रभाव है वो पड़ता रहता है। तो इसी आधार पर बुद्धिलब्धि और प्रजाति का बालक की बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। इस क्रम की अगर बातें करते हैं मैंने, वास्तव में बुद्धि और प्रजाति का संबंध एकूट है, अटूट है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों ने इसके भी अध्ययन करते हुए अगले क्रम में उन्होंने कहा कि बालक पर बुद्धि और सेक्स का भी प्रभाव पड़ता है। कितनी अच्छी बात है। बुद्धिलब्धि तथा सेक्स क्या है? क्या बुद्धि लब्धि पर सेक्स का भी प्रभाव पड़ता है, जेंडर का प्रभाव पड़ता है? सेक्स की बात है तो उन्होंने कहा एक ये तो विवाद जिसे कह सकते हैं विवादास्पद प्रश्न है। ऐसे अध्ययन भी मैंने करके यह भी सिद्ध किया गया है, देखा भी गया है कि प्रत्येक आयु स्तर पर अगर देखा जाए, प्रत्येक आयु स्तर पर अगर देखा जाए कि लड़के और लड़कियों की अपेक्षा जो बौद्धिक कौशलों में आगे होते हैं, लड़के और लड़कियों का अगर बौद्धिक कौशल देखा जाए तो लड़के और लड़कियों से बौद्धिक कौशल में आगे होते हैं। लड़के मैथमेटिक्स तथा मैकेनिक रिलेशनशिप में भी आगे होते हैं। लड़के की बातें कर रहे हैं सच में। अगर दूसरी ओर देखें तो लड़कियों की जो बातें आती हैं, जेंडर को अलग, सेक्स को अलग क्यों करते हैं भाई? आज का युग है, आपका नेक्स्ट पॉइंट में आएगा, इसी में आएगा। आज का युग का लड़का जो काम कर सकता है लड़कियां नहीं कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती है। तो सेक्स को, जेंडर को अलग कौन कर रहा है? हम और आप। बेटियां परिवार में जन्म लेती हैं, कोई पूछता है क्या हुआ है, कहते हैं कि लड़की हुई है। मतलब इतनी दुखी मन से, इतनी दुखी मन से आज की स्थितियां देखिए इस पूरे क्लासरूम में। %20 लड़के हैं, 20%, 25 भी नहीं, 20% लड़के और 80% लड़कियां। अब बौद्धिक विकास लड़कों के ज़्यादा होता है, कुछ अवस्था तक, कुछ एजों तक इस चीज़ को माना जा सकता है, बाद में लड़कियों का ही होता है। अब बुद्धि के विकास में ये बातें चलती हैं तो लड़के तीव्र निकलते हैं, इसको हम नहीं काट रहे हैं। और उसी को जब लड़कियों की बातें आती हैं, लड़कियां प्रत्यक्षात्मक की बात होती है, प्रत्यक्षात्मक कौशल तथा भाषा विज्ञान में लड़कों की अपेक्षा श्रेष्ठ होती है, इसको मान सकते हैं। भाषा विज्ञान, भाषा सीखने में मधुर आवाज उनकी भाषाओं में परिलक्षित होती है, हृदय से कोमल होती है, इसको मानते हैं। बालक उठते होते हैं। ऐसा नहीं कि अगर किसी पर दुख पड़ा हो तो सेक्स में बालक रोता नहीं है, व्यक्ति रोता नहीं, हृदय से रोता है, और लड़कियां रो के आंसुओं से व्यक्त करती हैं। दुख उसे भी है, लेकिन दोनों दुख अलग अलग रूप में प्रदर्शित होते हैं। तो इसीलिए लड़कियों और लड़कों का वो जो बच्चा की श्रेष्ठता की बातें रखा गया कि एक चीज़ ये सेक्स उपलब्धि पर सेक्स का भी प्रभाव पड़ता है। मैकमिकेन नाम मनोवैज्ञानिक, मैकमिकेन ने 1939 ईस्वी में एक अध्ययन किया। 1939 में एक अध्ययन किया। अध्ययन में 875 बच्चों की बुद्धि का मापन किया। ये भी बच्चे स्कॉटलैंड के थे,
बच्चे स्काईलैंड के थे। इन बच्चों की बुद्धि का मापन स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण द्वारा किया गया। परीक्षण ये किया गया इन बच्चों की बुद्धि का जो मापन स्फोट बिने परीक्षण द्वारा किया गया। अध्ययनों के पश्चात यह निष्कर्ष भी निकाला गया कि लड़कों का औसत मतलब IQ 100.5 लड़कों का IQ लेवल की बातें कहेगा तो लड़कों और लड़कियों के IQ लेवल में बहुत मामूली का फर्क था, थोड़ा अंतर था और उस अंतर को उन्होंने अभिव्यक्त करके बताया। कहा कि लड़के का IQ लेवल जो परीक्षण करके बिने स्फोट ने कहा कि 100.5 तथा अगर लड़कियों का औसत IQ लेवल देखा गया तो 99.7 थी। मामूली अंतर 99.7 थी। अगर दोनों का मध्यमान हम निकाल सकते हैं, अगर दोनों का मध्यमान जब निकाला गया IQ लेवल में न का HD क्रमशः कितना है, क्रमशः माने लड़के का 15.9 15.9 तथा लड़कियों का 50.2 था, मतलब 15.2। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने यह भी विचार व्यक्त किया कि वास्तव में जो लड़कियों की IQ लेवल है वह 6 वर्ष की अवस्था में 14 साल तक के लड़कों की अपेक्षा अधिक रहती है। कहा कि जो लड़कियों का IQ लेवल है 6 वर्ष तक IQ लेवल उतना अधिक रहता है जितना 14 साल का बच्चा कराता है, बालक कराता है, इतनी अधिक होता है। और इसके बाद मतलब उसके बाद 16 साल की अवस्था पर दोनों के IQ समान की बातें कहा है कि 16 साल की उम्र हो जाती है तो दोनों को IQ लेवल समान होता है। यह आयु के बाद मतलब कुछ इस तथा इस आयु के बाद लड़कों का IQ लेवल की कुछ बढ़ जाता है। 16 साल के बाद लड़कों का IQ लेवल कुछ बढ़ जाता है। मैंने ये बातें पहले भी बताई थी। इसी आधार पर स्पष्ट हुआ कि बुद्धि का जो प्रभाव पड़ा है आपका सेक्स बुद्धिलब्धि और सेक्स में जो कारक है उसके हैं बुद्धि की बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसी क्रम में बुद्धिलब्धि बुद्धि तथा समायोजन क्या है? बुद्धि तथा समायोजन ये क्या है? प्रायः देखा गया है या देखा गया है कि समान बुद्धि वाले व्यक्ति प्रायः देखा गया है समान बुद्धि वाले व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक बुद्धि वाले व्यक्तियों का समायोजन अच्छा होता है। बालक समान बुद्धि का है तो उसका समायोजन कुछ समान ढंग से ही होगा। उच्च बुद्धि लब्धि वाले बालक की बातें अधिक बुद्धि लब्धि वाले बालक की जो IQ लेवल है उसका समायोजन भी अपेक्षाकृत अधिक ही होगा। समझ अच्छा होता है और समान बुद्धि वालों की अपेक्षा हमेशा तुलना समान से की जाती है, उच्च से नहीं। समान बुद्धि वालों की अपेक्षा जो कम बुद्धि वाले का समायोजन कम अच्छा होता है। बालक समान बुद्धि का है
तो उसका समायोजन समान रूप से होगा, लेकिन उससे कम बुद्धि वाले बच्चों का समायोजन कम अच्छा होता है। जिसकी जितनी बुद्धि तीव्र होती है, उच्च होती है, उसमें समायोजन की योग्यता उतनी अधिक विकसित होती है। व्यक्ति की बुद्धि अगर बढ़ने के साथ साथ बातें आती है कि व्यक्ति की बुद्धि बढ़ने के साथ साथ उसका समायोजन भी बढ़ता जाता है। बढ़ने के साथ साथ इसका समायोजन भी बढ़ता जाता है, परंतु यह एक सीमा तक ही बढ़ता है, एक सीमा तक ही बढ़ता है। अधिक उच्च बुद्धि वाले अथवा प्रतिभाशाली अगर व्यक्तियों का समायोजन पूर्णतः समाज के प्रतिमानों के अनुसार नहीं होता है, समाज के प्रतिमानों के अनुसार हो ही नहीं सकता। अगर सामान्य संभाव्यता वक्र की बातें करते हैं 101 से लेकर, तो ये चीज़ें भी देखा गया है कि प्रतिभाशाली बालक का समायोजन अच्छा ही होगा। एक बालक को समायोजित होते हैं जो समाज में समायोजन होने में बहुत ही सामना करना पड़ता है। कुसमायोजन व्यवहार के कुछ प्रमुख लक्षण निम्न पाए जाते हैं। जिसे कुसामाजिक बालक है उससे हम आशा करेंगे कि समायोजन करेगा। कुसमायोजन बालक के जो लक्षण हैं उसको हम कह सकते हैं शर्मिलापन। समाज में शर्मिंदगी जो महसूस करता हो, क्या उससे आप आशा कर सकते हैं कि वह समायोजन कर पाएगा? नहीं। इसीलिए बुद्धि समायोजन को जो बातें रखी गई हैं कि किस स्तर पर बालक समायोजन अच्छा कर सकता है, मैंने वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन करके बताया है। कुसमायोजन बालक में जो निम्न लक्षण है वो समायोजन करने के लक्षण हो ही नहीं सकते। और ड्रिंक मारना, नशा करने वाला बालक का उससे समायोजन की आशा करेंगे? जो सुबह बिस्तर से उठते हों पहले उन्हें ड्रिंक चाहिए, क्या यही बुद्धि है समायोजन की? इस समायोजन से इससे आशा करेंगे? बच्चे डरते हैं बात करने में, पत्नी डरती है बात करने में, और शोरगुल करना। कुसमायोजित बालक के जो लक्षण हैं वो शोरगुल करने की प्रवृत्ति उसमें विकसित होती है। इस समायोजन की प्रवृत्ति नहीं। क्रूरता, इनके अंतर्गत क्रूरता की भावना भी विकसित होती है। जब बालक में क्रूरता की बातें विकसित हो जाएं तो वह बालक समायोजन नहीं कर पाएगा। बात बात में उसमें लड़ने की प्रवृत्ति तीव्र होती है, क्रूर व्यक्ति बनता है। समझ की बातें नहीं आती, इससे क्रूरता विकसित होती है। और आती है दिवा स्वप्न देखना। ऐसे बालक स्वप्न बहुत देखते हैं लेकिन समायोजन करने की प्रवृत्ति बिल्कुल कम होती है। दिवा स्वप्न देखने वाले बालकों में जीवन में वह स्वप्न ही देखता है, कार्य करने में उसका मन बिल्कुल नहीं लगता है। तो कैसे हम कह सकते हैं यही तो लक्षण है कुसमायोजित बालक के। और उसमें ये चीजें और निम्न लक्षण हो सकते हैं, जैसे कार्यों की अवहेलना। एक समान बुद्धि का बालक, एक प्रतिभाशाली की बालक, अगर दोनों की हम तुलना करते हैं
तो वो दोनों संयोजन तो करते ही हैं, कोई कुछ ज़्यादा करता है या कोई कुछ कम करता है। लेकिन मैंने बता दिया है कि उच्च कोटि के बालक जो हैं वो संयोजन से उच्च कोटि की होते हैं, क्योंकि मैंने तुलना हमेशा सामान्य बालकों से की जाती है। तो मैंने कुछ समझी बालकों की बातें अगर सामान्य बालकों से तुलना करके बातें बताएंगे तो आपको और समझ में आएगा। मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि कार्यों की अवहेलना, कोई कार्य आपको दी जाती है करने के लिए और उस कार्य की न करने की अवहेलना आप में विकसित हो कि हम कार्य नहीं करेंगे, तो एक प्रतिभाशाली बालक, एक सामान्य बालक के अंदर अवहेलना की प्रवृत्ति विकसित नहीं होती है। तो किसके, वो लक्षण किसके अंतर्गत है? कुसमाजित बालक, जो समाज में समाजित होने में दिखते उठते हैं, समाज में जल्दी समायोजन नहीं कर पाते हैं, उसके अंदर ये सब लक्षण विकसित होते हैं। और झगड़ालू प्रवृत्ति, क्या एक प्रतिभाशाली बालक झगड़ालू प्रवृत्ति का हो सकता है? सामान्य बालक झगड़ालू प्रवृत्ति का हो सकता है? कम बुद्धि बालक झगड़ालू प्रवृत्ति का हो सकता है? अगर सामान्य बालक, प्रतिभाशाली बालक झगड़ालू प्रवृत्ति का होगा तो उसका जो समायोजन समाज में हो रहा है वो होगा ही नहीं, वो होता ही नहीं। इस आधार पर उन्होंने बातें अपनी स्पष्ट रखा कि जब उन्होंने अध्ययन करके सिद्ध कर दिया कि ऐसे बालकों में झगड़ालू प्रवृत्ति के लक्षण विकसित होते हैं, एक चीज उन्होंने कहा, अधिक स्वतंत्रता। कुछ समाजित बालों में अधिक स्वतंत्रता के लक्षण विकसित होते हैं। ये जो कार्य करते हैं अपने स्वतंत्र मन से करेंगे चाहे नहीं करेंगे, स्वतंत्रता की प्रवृत्ति में विकसित होती है उसके अंदर। और आक्रामक भाव, किसी के प्रति आक्रामकता की भावना विकसित होती है। और एक लक्षण और जिसे कहते हैं बनावटी व्यवहार, मतलब आपके सामने बहुत दिखने में अच्छा व्यवहार लगेगा, विकसित होगा, लेकिन आप यही चले जाइए, आपके पीठ पाछे उसका व्यवहार देखिए, क्रूरता देखिए, आक्रामकता देखिए, आपके प्रति क्या बोल रहा है। तो कुसमाजित बालक का समाज के प्रत्येक व्यक्ति के साथ समायोजन स्थापित करना बहुत ही कठिन कार्य है। इसी कठिन कार्यों में कुसमाजित बालक अपने बनावटी व्यवहार को दिखने नहीं देता। आपको दिखेगा नहीं कि इसका व्यवहार बनावटीपना है, दिखेगा कैसे? तो ये उसके भी लक्षण है। और जिद्दीपन, आप कितनों कहिए किसी चीज को अच्छे तरीका से, लेकिन वह जिद में आ जाएगा, जिद्दीपन उसके अंदर है कि नहीं मैंने ही सही कह रहा हूं। व्यक्ति जिद पर उतर जाता है तो एक सम्मानित व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, समायोजन की दृष्टि से, अपनी प्रतिभाशाली बुद्धि की दृष्टि से या समान बुद्धि की दृष्टि से वो अपने खुद को समायोजन करता है। अगर जिद्दीपन बालक है आपके सामने तो एक प्रतिष्ठित बुद्धि के व्यक्ति हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति आप हैं, तो आप अपने आप को खुद समायोजन करेंगे। जैसे छोटा सा उदाहरण विकसित कर रहे हैं आप लोगों के समझ। परिवार में दो भाई हैं, किसी भी परिस्थिति में दोनों में बंटवारा हुआ तो पंच में, पंचायत में आप लोग, कोई भाई किसी को बुला कर लाता है तो
तो जिसको लाता है तो वो सोचता है कि इनका भला हो जाए, ये नहीं सोचता है कि मतलब कि पंचायत में आए तो इन दोनों में लड़ा दें। तो व्यक्ति क्या करता है कि जो भाई आपका जिद्दी है, जिद्दीपन उसके अंदर है कि नहीं मैं यही करूँगा। अगर जिद्दीपन नहीं रहता तो पंचायत होती नहीं। जिद्दीपन नहीं रहता तो क्यों पंचायत बटोरते, आप दोनों भाई आपस में बांट लेते। तो उस जिद्दीपन को पा करके समाज प्रतिष्ठित व्यक्ति आपको स्वयं दबाता है कि हमको लाए हैं तो मेरी बात को मानेंगे। तो आपको दबाकर अपना एक प्रतिष्ठित समाज में स्थान प्राप्त करते हुए आपको वो दबाता है, क्योंकि आप लाए हैं इसलिए आप मेरी बात आप सुनेंगे। तो आपके उसके जिद्दीपन को उन्होंने कुसमझन में समझता है कि इसके पास बुद्धि नहीं है, ये मानेगा नहीं, चलो भाई साहब थोड़ा आप ही दब जाओ और काम अपना दोनों लोग रही, क्योंकि दोनों सेम अपने ही हैं। ये तमाम तरह का उदाहरण दिया जा सकता है। और गंदी बातें सुनना, ऐसे बालक, कुसमाजित बालक गंदी आदतों को सुनना पसंद करते हैं, गंदी बातों को सुनना पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं। और सुनना, देखना और करना ये कुसमाजित बालक करना पसंद करते हैं। क्योंकि गांधी ने तो ये नहीं कहा, उसने स्पष्ट कहा कि बुद्धि के साथ संयोजन, अगर पास की बुद्धि है तो किसी की बुराई मत करो, किसी की बुराई मत सुनो और किसी की बुराई मत देखो। गांधी जी ने ये चीज स्पष्ट रूप से रखा। क्या ये कुछ समाजित बालक में है? नहीं, ये एक अच्छे इंसान, एक अच्छे व्यक्तित्व, एक अच्छे बुद्धि वाले, एक अच्छे प्रतिभाशाली बालक के अंदर विकसित होते हैं। ये चीज को विकसित कर लेना अपने आप में एक महारत हासिल होता है, जो अपनी बुद्धि के साथ सामंजस्य की बातें रखता है। सामंजस्य व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में कर सकता है। यही व्यक्ति का व्यक्तित्व तो है। आएगा पॉइंट, अगले दिन बताएंगे वास्तव में व्यक्ति का बुद्धि और व्यक्तित्व का क्या संबंध है, तो अगले नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताऊंगा। क्योंकि मेरा समय भी करीब समाप्त होने के कगार पर है, इसलिए एक पीरियड आपको और लेंगे हम कि बुद्धि को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं। आप आज का 5 ही समाप्त हो पाया और 5 करीब बच रहे हैं। उसको नेक्स्ट में अगले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों के समक्ष बहुत ही प्रभावशाली तरीका से रखा जाएगा। और ये चीज आप अपने आप में विकसित करिए। और उसी आधार पर उन्होंने कहा कि आक्रामक तर्क करना, उसने कहा कि उन्होंने अकारण तर्क करता है ऐसा बालक, ऐसे कारणों का तर्क करता है जिसमें कोई परिणाम ही नहीं निकलता है। इसलिए अकारण तर्क करना भी कुसमाजित बालक की यह पहचान है। बालक जो प्रतिभाशाली बालक हैं, उच्च बुद्धि वाले बालक हैं, सामान्य बालक हैं, वो अकारण तर्क कर ही नहीं सकते। इसी आधार पर उन्होंने, मनोवैज्ञानिकों ने, बुद्धि और समाजन की क्या बातें आती है कहीं भी, कितनी स्तर पर आप चले क्यों जाइए, वेबिनार चल रहा हो, सेमिनार चल रहे हो, वहाँ अच्छे अच्छे वक्ताओं के लेक्चर आप सुनते हैं, कितनी अच्छी लेक्चर उन्होंने देते हैं। और वहाँ आके चुपचाप बैठ के उस सेमिनार में आप जाके शामिल होते हैं, अपने बुद्धि के आधार पर उसमें आप समायोजित हो जाते हैं। जब अकारण बचा तर्क करता है, कहावत है कि अकारण तर्क
करना आदि उसमें विकसित होते हैं कुछ समझित बालक में। तो आज मैं यहीं पर अपनी वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। बाकी जो समस्याएं होंगी अगली वीडियो में आपका भरपूर सहयोग किया जाएगा। अब मुख्य पॉइंट को आप लोग नोट भी करिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय भारत माता की जय।